हेलो क्लास 12। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का जो मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 18 है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास 12th मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो एक स्टडी ऐप। ये आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको क्लास 12th के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सब बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाए गए हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप पे अपने पर्सनल डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को वो सभी बच्चे ले सकते हैं जो या तो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी भी ऐसे अदर बोर्ड से हैं जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 18 है इसको समझने से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ R1 and R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन in set A so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। मतलब क्या है कि जो R1 है R2 है ये दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, साथ ही साथ ये दोनों ही इन सेट A में डिफाइंड है। और हमसे बोला गया है कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा प्रूव करो। तो चलिए पहले समझते हैं कि भाई R1 R2 अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसी तरह से अगर R2 भी इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब है ये भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक। और यहाँ पे इन सेट ए जो बोला गया है इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जैसे R1 और R2 दोनों ही अगर इन सेट ए हैं तो इसका मतलब है कि ये रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है। इन सेट ए का मतलब मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई रिलेशन इन सेट ए है तो इसका मतलब है कि जो डोमेन वाला सेट है वो भी ए है और जो को डोमेन वाला सेट है वो भी ए है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ए टू ए डिफाइंड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे R1 इंटरसेक्शन R2 को हम इक्विवेलेंस प्रूव कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। तो इसको भी हमें ये तीनों ही प्रूव करना होगा। तो पहले बात करते हैं कि इसको हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, लेकिन R1 R2 का अलग अलग तो हमें पता है, ठीक है, कि R1 भी इक्विवेलेंस है, R2 भी इक्विवेलेंस है। तो अगर R1 इक्विवेलेंस है और R2 इक्विवेलेंस है तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी तो रही होंगी ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही रही होंगी। फिलहाल अभी रिफ्लेक्सिविटी पे गौर करो। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे कहा फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जितने भी एलिमेंट ए इस डोमेन वाले सेट ए में बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए इस सेट में है तो ए कोमा ए R1 में रहा होगा, इसी तरह से ए कोमा ए R2 में भी रहा होगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि R1 R2 इक्विवेलेंस हैं और हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होंगी। तो अगर R1 रिफ्लेक्सिव है तो मतलब जितने भी ए होंगे उनका डबलेट R1 के अंदर रहा होगा। अगर R2 रिफ्लेक्सिव है तो मतलब फिर से ए कोमा ए R2 में रहा होगा अगर ए यहाँ पे है तो। अब जरा आप इस लाइन पे गौर फरमाओ, यहाँ पर क्या है कि यही चीज़ R1 के पास भी है और यही चीज़ R2 के पास भी है। तो मतलब कि R1 R2 दोनों के ही पास ये चीज़ कॉमन है और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन चीज़ें होती हैं वो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। यानी कि अगर मैं R1 और R2 का इंटरसेक्शन लेना चाहूँ तो उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद होगी क्योंकि ये दोनों के पास है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए कोमा ए तो R1 इंटरसेक्शन R2 के पास भी है ना। तो यहाँ से अब मुझे एक बात पता लगती है, अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इन दोनों पे सिर्फ गौर फरमाओ, बाकी बीच की चीज़ें छोड़ दो। तो जितने भी एलिमेंट ए में हैं उनका डबलेट इनके इंटरसेक्शन में है। तो मतलब इनका इंटरसेक्शन जो भी है वो भी एक रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है ना, ये रिलेशन ही होगा हालांकि, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ही पढ़ी है ना कि जितने भी एलिमेंट डोमेन वाले सेट में होंगे अगर उनका डबलेट रिलेशन में है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। अब यहाँ पे रिलेशन बस ये है कि R1 का इंटरसेक्शन R2 के साथ है। समझ में आ गया? अच्छा, रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ में आ गया। अभी हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। सिमेट्रिसिटी के लिए याद करो क्या था कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर
ए कोमा बी इसमें है, क्योंकि हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है ना, तो हम इसकी बात करेंगे। R1 R2 अलग अलग तो ऑलरेडी दिए ही हुए हैं, तो वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए कोमा बी मान लेते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए कोमा बी R1 में भी है एंड ए कोमा बी R2 में भी है। क्यों भाई, इंटरसेक्शन का मतलब ही है ना कि अगर ये चीज़ इंटरसेक्शन में है तो इसके पास भी रही होगी, इसके पास भी रही होगी, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए कोमा बी R1 के पास भी है, ए कोमा बी R2 के पास भी है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन के शुरू में ही बोला था कि R1 जो है वो इक्विवेलेंस है और जो R2 है ये भी इक्विवेलेंस है। तो अगर ये इक्विवेलेंस है तो ये सिमेट्रिक भी तो होंगी ना। अभी हमें सिमेट्रिक पे ध्यान देना है। तो मतलब क्या कि अगर ए कोमा बी R1 के पास है और R1 सिमेट्रिक है, तो इसका उल्टा यानी कि बी कोमा ए भी R1 के पास मौजूद होगा। इसी तरह से अगर ए कोमा बी R2 के पास है और R2 सिमेट्रिक है, क्योंकि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक भी तो है ना। तो यानी कि इसका उल्टा यानी कि बी कोमा ए भी इसके पास होगा। अब आप इस लाइन पे ज़रा ध्यान से देखो कि भाई बी कोमा ए इसके पास भी है एंड बी कोमा ए इसके पास भी है, तो मतलब दोनों के पास है ये। तो यानी कि इनके इंटरसेक्शन के पास भी बी कोमा ए होगा, यानी बी कोमा ए बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में भी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, देखो जितने भी एलिमेंट ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, उनका उल्टा भी यानी कि बी कोमा ए इसमें है। यानी कि अगर यहाँ ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी आ गया। और यही तो चाहिए होता है हमें कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन के पास है तो बी कोमा ए भी उसके पास होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। R1 का इंटरसेक्शन R2 के साथ जो आएगा वो एक ही रिलेशन होगा, इसे दो मत समझना। इनका इंटरसेक्शन तो कोई एक ही चीज़ होगी ना, मतलब एक ही रिलेशन होगी ना। तो अभी तक क्या है कि R1 R2 रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया है हमने और इसको सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया है। अब ट्रांजिटिव और प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको याद है ना, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिएगा भाई कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ए बी एंड बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में, क्योंकि प्रूफ तो इसको ही करना है ना, तो इससे मुझे क्या लाना होगा, इससे मुझे किस तरह से यहाँ पर ए है और लास्ट में सी, ए सी भी इसके अंदर मौजूद है ऐसा दिखाना होगा। उसको दिखाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। मैंने कहा ए कोमा बी और बी कोमा सी ये R1 R2 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी R1 में भी है और यही चीज़ R2 में भी है। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन में जो होगा वो इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। तो अगर ये दोनों इनके इंटरसेक्शन में है तो अलग अलग से R1 और R2 के पास भी होंगे, तभी तो इंटरसेक्शन में गए होंगे ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ए बी एंड बी सी अगर R1 में है तो क्या ए सी R1 में है? बिल्कुल, ए सी R1 में क्यों है? क्योंकि R1 R2 ट्रांजिटिव भी तो हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस हैं तो ट्रांजिटिव भी होंगे ही होंगे। तो अगर R1 ट्रांजिटिव है तो जब भी ए बी और बी सी R1 में होगा तो ए सी भी R1 में होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर ए बी बी सी R2 में होगा तो ए सी भी R2 में होगा। अब आप इस लाइन पे ज़रा गौर फरमाओ कि यही चीज़ R1 के पास भी है, यही चीज़ R2 के पास भी है, तो मतलब ये इनके इंटरसेक्शन के पास भी होगा। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब ये तीनों ही है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूव कर दिया, देखो सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।